हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 992001, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड का ही पेपर है। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का हम सेक्शन सी करने जा रहे हैं। तो सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में जो होते हैं आपको मिलते हैं 7 क्वेश्चंस, आपको करने होते हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के लिए आपको अवार्ड होते हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो हम देख लेते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो 20th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें यू आर मोनिका वर्मा, president of cultural forum of your college. You have to organize an inter-school classical singing competition on annual day. Write a notice in about 50 words informing the students about this event. आपको यहाँ पे एक नाम बता दिया है कि आपका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको जहाँ पे नाम लिखना है वहां पे आप लिखेंगे मोनिका वर्मा, और वहां पे बताया है कि वो प्रेसिडेंट है कल्चरल फोरम की, आपके कॉलेज की। तो जिस कॉलेज का भी आप नाम लिखेंगे, तो जब लास्ट में मोनिका वर्मा लिखेंगे तो आप प्रेसिडेंट लिख देंगे कल्चरल फोरम करके। इसमें आपने क्या करना है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन एनुअल डे। एक एनुअल डे का फंक्शन होने वाला है, तो आपको एनुअल डे की डेट जो है डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इस पे ओपन करनी पड़ेगी। और साथ ही आपको क्या करना है इसमें कि आपको, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना है इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो आपको इसके लिए आपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि ये इवेंट होने वाला है, एनुअल डे होने वाला है। उसकी डेट आप डिक्लेयर करेंगे किस डेट को होने वाला है, और इसमें एक इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कंपटीशन होगा जिसमें जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे कैन सबमिट देयर नेम बाय दिस डेट। जो भी आप डेट आप डिक्लेयर करेंगे तो उस डेट तक, जो एनुअल फंक्शन एनुअल डे की डेट है उससे पहले की डेट में आप उससे एक हफ्ता पहले या उससे 2 4 5 दिन पहले आप वो नाम ले लेंगे, जिससे कि आप उसमें डिसाइड कर पाए या आप उसमें सिलेक्ट कर पाए कि आप इनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो ये इसके लिए आपको नोटिस लिखना है, और इसमें वर्ड लिमिट दी है आपको कि 50 वर्ड्स के अराउंड लिखना है। तो ऐसा नहीं कि 50 वर्ड से ज्यादा लिखना है। और एक चीज अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो नोटिस है वो दैट इज लाइक राइटिंग अ लेटर। लेटर राइटिंग नहीं है। कई लोग इसको डियर सर, डियर फादर, डियर मैडम ऐसे करके लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान करना होता है, रखना होता है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें टीचर्स जनरली मार्क्स काटते हैं, जिसको नहीं देखने पे, वो होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो आपका नोटिस लिखा जाता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को पूरा जब आप लिख लेते हैं नोटिस, तो उसके बाद आप इसको क्लोज करते हैं। हमेशा याद रखना है कि नोटिस जो है एक नए पेज से लिखना है, आंसर के रूप में एक नए पेज से स्टार्ट करना है, कहीं ऐसे आधे पेज से या नीचे से जहाँ पे 2 4 लाइनें बची हैं आपके पेपर पेज में, तो वहां से स्टार्ट ना करके आप उसको एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज है जो बच्चों के एग्जाम पेपर में देखी जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दें। एक नए पेज से आप नोटिस को एक नए रूप में आप स्टार्ट करेंगे या नए तरीके से पूरा एक नोटिस जो है एक पेज के अंदर आपका आ जाना चाहिए। इसलिए आपको वर्ड लिमिट भी दी है 50 वर्ड्स। तो आप इस साइज के वर्ड्स लिखें कि 50 वर्ड्स आपके आ जाए। कई बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े वर्ड्स लिख देते हैं और कुछ बच्चे बहुत छोटे लिख देते हैं। मतलब आप जैसा भी लिखें, तो आप ये ध्यान रखें कि एक पेज में आपका पूरा नोटिस आना चाहिए। तो अब नोटिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो जब आप नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप स्कूल का नाम लिखा जाएगा, जिस भी स्कूल के आप हैं आप वहां पे लिख दीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी है आपका, या फिर आप लिख दीजिए एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो भी है, या केंद्रीय विद्यालय, जो भी आप स्कूल लिखना है आप वो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल में लिखिए। आप कोशिश करिए उसको सेंटर में लिखना है, बिल्कुल बीचों बीच लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको सेक्शन सी दिखाई दे रहा होगा एक, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सेक्शन सी है और ये बीचों बीच में लिखा है, मतलब सेंटर में लिखा है। इसी प्रकार से आपने यहाँ पे इसी प्रकार से नोटिस में आपने लिखना है इसको नेम ऑफ द स्कूल। कैपिटल वर्ड्स में सेक्शन सी कैपिटल में लिखा है, ऐसे कैपिटल में आप भी लिखेंगे और सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद आपकी आती है डेट। डेट यहाँ पे आएगी, देखिए जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 20 यू आर मोनिका लिखा है, यहाँ पे आपकी लगभग डेट आएगी। आप डेट लिख सकते हैं
4 जून 2024 फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं 4 जून 2024 करके लिख सकते हैं। अगर आप वैसा नहीं लिखना चाहें तो 04 ऑब्लिक या अपॉन डैश जो भी लगाते हैं 06 फिर डैश अपॉन जो भी लगा रहे हैं आप उसके बाद 2024 या 2424 भी लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड होता है नोटिस, जो आपको लगभग यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ सेक्शन सी लिखा है ऐसे ही नोटिस भी लिखा जाएगा, लिखा यहाँ पे जाएगा। पहले आ जाएगा स्कूल का नाम, फिर आगे डेट आपकी यहाँ पे, फिर आगे आपका यहाँ पे नोटिस NOTICE नोटिस भी आप कैपिटल लेटर में लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है हेडिंग ऑफ द इवेंट, आखिर होने वाला क्या है। तो होने वाला तो एनुअल डे है, लेकिन एनुअल डे में आपको जो स्पेशली लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है, वो है इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन एनुअल डे। तो आप इसको ऐसे भी हेडिंग लगा सकते हैं और या ऐसे लिख सकते हैं इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू, जैसे हम लिखते हैं आप वहां पे लिख दीजिए एक नोटिस जो बनाया जाता है। तो नोटिस इसी प्रकार से लिखा जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म यू या इट इज टू इन्फॉर्म यू। इस प्रकार से आप लिखिए कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज यू नो, या जो भी है पहले से अगर बच्चों को बता रखा है एनुअल डे के बारे में और नहीं बताया तो आप लिख दीजिए दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एन इंटर स्कूल क्लासिकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन एनुअल डे इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन इतना इतना तारीख, जो भी तारीख आप देना चाहते हैं। मान लीजिए आप लिख देते हैं 20th अप्रैल 20th जून 2024 फॉर एग्जांपल, या 18th जून 2024 मान लेते हैं। चलो 4th को हम लेटर ये नोटिस बना रहे हैं, 18th जून को हम दे रहे हैं कि हमारा ये होना है करके। ठीक है, so all the students who are interested in taking part in this inter-school classical singing competition on annual day may please submit their name to cultural secretary at counter number, अगर कोई काउंटर है, या टू कल्चरल सेक्रेटरी ऑन इतना इतना तारीख। ठीक है, वैसे तो हमें एक देना पड़ता है कि इन द ऑफिस ऑफ कल्चरल सेक्रेटरी, कोई ऑफिस कोई लोकेशन देनी पड़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि साथ में कोई चलते फिरते आप देंगे। तो आप वो लिख दीजिए कि आपने ये देना है, आपको यहाँ यहाँ देना है, एंड नेम्स गिवन आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इस तारीख के बाद अगर किसी ने नाम अपना जमा किया, किसी ने बताया कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। उसको मतलब कि हम महत्व नहीं देंगे या हम उसको मतलब कि शामिल नहीं करेंगे, ये इसका मीनिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लास्ट, जब आप एंड करते हैं तो आपको इस एरिया पे यहाँ पे लिखना होता है, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे मोनिका वर्मा लिखेंगे, प्रेसिडेंट कल्चरल फोरम, बस इतना लिख के आपका चल जाएगा कि ये नोटिस किसकी तरफ से जारी किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, 20th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। हाँ, इसमें मैंने आपको बता दिया, आपको एक क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर उसको पूरे को नोटिस को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा पूरा नोटिस जो भी है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बने चाहे आपका रेक्टेंगुलर ही बनेगा वैसे तो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, डिस्कस द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है आपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हमने बहुत बार पढ़ा है और अच्छे से सारे बच्चे जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या दैट डज नॉट make the communication get completed। ठीक है, anything that disturbs the process of communication। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है कहीं पे भी डिस्टर्ब हो रही, चाहे वो सेंडर के एंड पे हो, चाहे वो रिसीवर के एंड पे हो, चाहे वो मैसेज में हो, चाहे वो चैनल में हो, जहां भी दिक्कत हो, या फीडबैक में दिक्कत आ रही है, मैसेज इनकोडिंग करने में दिक्कत आ रही है या डिकोडिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे बैरियर्स कहलाते हैं, क्योंकि बैरियर्स कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है डिस्कस द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आपसे पूछा गया, तो इसमें आप आंसर यही लिखेंगे कि जो डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के नाम लिख दीजिए कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और भी हो सकते हैं, लेकिन आप 5 हम जो मुख्य तौर पे जानते हैं, जो मेन टाइप्स के 5 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हम उसको लिखेंगे। पहला जैसा आपने लिख दिया फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन,
ठीक है, फिजिकल में जैसे नॉइज आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, ऑल दीज आर द फिजिकल बैरियर्स, मींस एनीथिंग दैट एक्सटर्नली डिस्टर्ब्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर और रिसीवर के सिवा कोई और चीज डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। इसके सिवा इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हमने आपको पहले ही सेक्शन बी में समझाया है। ऐसे सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आता है। सिमेंटिक बैरियर में क्या है, लैंग्वेज बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में बहुत सारे बच्चे सिमेंटिक बैरियर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, सीमेंट नहीं है, CEMENT नहीं है वो, सीमेंट दैट इज SEMANTIC, SEC लिखना है, MAN मैन लिखना है, TIC टिक लिखना है, तो सीमेंटिक, ओके, ऐसे याद करिए आप उसको, सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, जार्गन्स के कारण होता है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग सच में कुछ होता है और जिसको लोग कुछ दूसरे मीनिंग में यूज करते हैं, जनरल यूज में उसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे ही कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज वाले पीपल में, जैसे दो अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो एक जिसकी भाषा में उसी शब्द का मीनिंग कुछ और होगा, वही वही शब्द दूसरी भाषा में उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, तो उससे भी अर्थ की भिन्नता आ जाती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो ये भी सिमेंटिक बैरियर्स है। ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कई वर्ड्स जो टेक्निकली जो जिन वर्ड्स को हम कुछ और मीनिंग में यूज करते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और होता है, तो ऐसे वर्ड्स भी सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। इसके सिवा हम पढ़ते हैं पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल दिक्कतों के कारण भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है। ये फिजिकल डिस्ट्रैक्शन या फिजिकल, जनरली ये मेंटल ना होके ये इट इज मोर लाइक फिजिकल, ठीक है। तो but that is with the uh, that is the barrier to communication seen in the that varies from person to person। इंडिविजुअल की अपने कॉजेस के कारण वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो जाते हैं, पर्सनल बैरियर्स। जैसे किसी को सुनाई नहीं देता है या किसी को ऊंचा सुनाई देता है, कोई बोलता है बोलने के लिए तो वो सही बोल रहा है, लेकिन वो हकला के बोलता है, रुक रुक के बोलता है, या अटक अटक के बोलता है, या तुतला के बोलता है, तो ऐसे केसेस में क्या है, पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। इसके सिवा हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी देखते हैं। और तो इस प्रकार से आप 5 बैरियर्स के नाम लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया डिस्क्राइब एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मीटिंग जो होती है, जैसे कोई मीटिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। मीटिंग्स होती हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, तो उसमें लोग आपस में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आ रही दिक्कतों के लिए मीटिंग्स का सहारा लेते हैं। मीटिंग्स में उन लोगों को बुलाया जाता है जो उसके मेंबर्स होते हैं, उस ट्रस्ट के, उस अ, जो जिनसे रिलेटेड मीटिंग है, उससे रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों को इसमें बुलाया जाता है। और इसके लिए मीटिंग में सबसे पहले एजेंडा तैयार होता है। उस एजेंडा को हम सबसे पहले समझना होता है। तो एजेंडा होता क्या है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है एजेंडा और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको सही से बता देता हूँ कि एजेंडा होता है क्या। एजेंडा के बारे में हम लिख सकते हैं, एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्कस करनी होती है, मतलब जो बातों पे चर्चा होनी होती है, जिस पे डिस्कशन होना होता है, उन टॉपिक्स की जो हम लिस्ट बनाते हैं किसी मीटिंग के लिए, उसको हम एजेंडा कहते हैं। ये जो एजेंडा होता है, इसको हम मीटिंग से पहले तैयार करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज क्रिएटेड बिफोर अ मीटिंग। और ये क्यों बनाया जाता है, टू गाइड द डिस्कशन, कि आगे जिस टॉपिक पे बात करना है, जिस पे चर्चा होनी है, उन टॉपिक्स से संबंधित, मतलब हम लोग एक अपना टॉपिक क्लियर कर लें कि हमने बात किस पे करनी। इसके लिए हम उन एजेंडास को या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम तैयार करते हैं। इसके सिवा होता है कि एवरी मेंबर और एवरीबडी हु हैज टू अटेंड द मीटिंग इज मेड अवेयर ऑफ द एजेंडा बिफोर हैंड। अगर जो लोग उस मीटिंग में आएंगे या जिनका उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, उन लोगों को जब हम एक कोई नोटिस देते हैं, अलॉन्ग विद नोटिस क्या करते हैं हम लोग, वी यूजुअली सर्व द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो जब
जिन लोगों ने मीटिंग में आना है उनको एजेंडा पहले से पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी रिसर्च कर ले, अपनी तैयारी कर ले, और उस पे वो उनको क्या कहना चाहते हैं या उनको क्या सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं, कैसे वो इसको रिजॉल्व करेंगे, इस संबंध में वो अपने विचार वहां पे रखने वाले हैं। तो इस संबंध में वो तुरंत आके उसी वक्त विचार ना करें, इसलिए उनको एडवांस में वो बताया जाता है। तो ये एजेंडा की खासियत होती है कि एजेंडा जनरली जो होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि एजेंडा इज सर्व्ड विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। एक मीटिंग का नोटिस निकलता है, उस मीटिंग के नोटिस के साथ ही बता दिया जाता है कि इसमें क्या क्या एजेंडा या किन किन टॉपिक्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके सिवा इसमें ये भी होता है कि कभी कभी एजेंडा जो होता है वो मीटिंग के नोटिस के साथ हम सर्कुलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में हम उसको सर्कुलेट करते हैं, दैट दिस एजेंडा इज सर्कुलेटेड बिफोर बिफोर अ मीटिंग इज टू बी बिगन। किसी मीटिंग को शुरू करने से पहले फिर भी लोगों को एजेंडा बताया जाता है, हालांकि एजेंडा मीटिंग के शुरू में भी पढ़ा जाता है। अब इसके सिवा हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं एजेंडा में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। एजेंडा में जैसे जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग एब्सेंट हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई लोग एब्सेंट हुए या उसमें आए नहीं, उन्होंने अपने विचार नहीं दिए हैं, तो उसके लिए उनके जेन्युइन रीजन भी बताए जाते हैं कि वो एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, किस कारण से वो आ नहीं पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं हमारी मीटिंग। ऐसे मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग जो है, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन एजेंडा की। पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने क्या क्या चीजें बात करी थी, किस किस डिस्कशन या क्या क्या हमारे डिसीजंस हुए हैं, एक्शंस टेकन इन द लास्ट मीटिंग, और जो एक्शन टेकन हुए हैं यानी कि जो जो हमने एक्शन लिए हैं प्रीवियस मीटिंग में, वो सब भी एजेंडा में हम डिस्कस करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके सिवा इसमें लिखना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे एजेंडा होता है जो बिफोर हैंड तैयार होता है, ऐसे मिनट्स होते हैं मीटिंग के, जिसको आफ्टर अ मीटिंग इज डन और ड्यूरिंग द मीटिंग द मिनट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, मीटिंग के बाद मिनट्स लिखे जाते हैं और या फिर मीटिंग के साथ साथ मिनट्स लिखे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जिसमें ये सब होता है कि एक तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मिनट्स आर द ऑफिशियल और these are the official documents or records of the proceedings of a meeting। किसी मीटिंग में जो जो चीजें, जो जो कार्यवाही हो रही है, जो जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो जो काम किए जा रहे हैं, या जो जो बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, जो जो लोगों के विचार है, हाँ ना जो भी है, वो सब हम क्या होते हैं, इसको एक ऑफिशियली रिकॉर्ड के रूप में बनाते जाते हैं। ठीक है, इसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम रखते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस मीटिंग्स, जो अलग अलग प्रकार की, जैसे कई मीटिंग्स होते रहती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो सब क्या करते हैं, उसका एक मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अ मिनट बुक इज मेंटेन फॉर इट। सिर्फ ये नहीं होता है कि क्या होते हैं आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख लिए, तो बाकायदा उसके लिए एक बुक तैयार की होती है जिसको मिनट बुक कहते हैं। उस मिनट बुक पे भी, उस मिनट बुक को मेंटेन किया जाता है, उसको रखा जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है। मिनट्स आर अ रिकॉर्ड ऑफ अ डिस्कशन एंड डिसीजंस, ऑल दैट इज सेड इन अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में जो भी रिकॉर्ड, मतलब जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में तैयार किया जाता है। एक रिकॉर्ड के रूप में जब हम उसको बनाते हैं, या एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम उसको बनाते हैं, तो उसको हम मिनट्स कहते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, एग्रीड एक्शंस आर इंक्लूडेड इन अ मीटिंग। जो जो टॉपिक्स पे हमारी सहमति बन जाती है कि हाँ ये काम ऐसे निपटाना है या ऐसे करना है, उस सबको हम, उन एग्रीड एक्शंस को हम अपने मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। मिनट्स लिखने के लिए मिनट्स सेक्रेटरी भी होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मिनट्स सेक्रेटरी is the one who records the minutes of every meeting। जो भी मीटिंग होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड इन द सेंस कि उसको नोट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए, उसको जॉट डाउन करने के लिए हर मीटिंग में मिनट्स सेक्रेटरी रखा जाता है और वो उसको रिकॉर्ड करता है। मिनट्स के बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनट्स, एक को हम कहते हैं मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, एक को हम कहते हैं मिनट्स ऑफ नरेशन। तो आप ऐसे लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनट्स। वन नंबर
मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, 2 नंबर मिनट्स ऑफ नरेशन। इसके बाद जो होता है लास्ट में हमें ये होता है कि साइनिंग ऑफ मिनट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीटिंग। देखिए कोई भी मीटिंग होती है उसमें मिनट्स लिखे आते हैं और मिनट्स के बाद उसमें साइनिंग करना बहुत कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो लोग उस पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं था करके, या ये तो हमने डिस्कस नहीं किया था, या हमारी राय नहीं थी इस पे। तो इसलिए जब आप मिनट्स लिख लेते हैं तो उसके बाद जो चेयरमैन होता है या जो ऑथोराइज पर्सन होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द चेयरमैन और द ऑथोराइज पर्सन, even the members of the meeting committee, they sign at the end of each page of the minutes। जो भी मिनट्स के मान ली 5 पेज पे मिनट्स लिखे गए हैं तो 5 पेज पे वो लास्ट में साइन करते हैं कि हाँ ये हमने डिसीजंस लिए हैं और हम इसको काम को ऐसा करने वाले हैं। इसमें हम सबकी आम सहमति या ठीक है, वी हैव ऑल डिसाइडेड ऑल टुगेदर। तो ये होता है इसमें, और इन दिस वे नो वन कैन टेम्पर विद द रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स। इससे क्या होता है कि कोई मिनट्स के रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं करता, उसमें गड़बड़ी नहीं करता है। जो हमने मिनट्स लिखे हैं तो हमने उस पर आम सहमति बना ली। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद आपको 20, 21 और 22 तो समझ आ गए होंगे, अपनी भाषा में आप लिखेंगे भी से। इसके बाद हम लिख रहे हैं राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में आपको याद ही होगा कि दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स, आप इसको ऐसे स्टार्ट करिएगा कि जॉन कीट्स is the poet of the very famous poem Ode to a Nightingale। ठीक है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ गया उसको। तो इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में about the central idea of this poem, what can be said? No? Yes. तो हम इसमें लिख सकते हैं कि the life and the beauty is not permanent in this world, according to the poet। poet के हिसाब से क्या है कि जो लाइफ है और जो ब्यूटी है, यानी कि जो ये लाइफ हम जीते हैं, ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं पोइट, और जो ब्यूटी हमें दिखाई देती है फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं पोइट, वो कह रहे हैं that all is not a permanent thing। वो कह रहे हैं ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, यानी कि ये चीज जो वर्ल्ड में है ये सब क्या है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है, इट एंड्स अप। तो राइटर ने, पोइट ने इसमें कहा है कि दिस लाइफ एंड ब्यूटी इज ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट कहा है पोइट ने ट्रांजिएंट इसलिए कहा है। ट्रांजिएंट का मतलब है कि कहते हैं ये समाप्त होने वाली चीज है, बहुत लंबा चलने वाली चीज नहीं है, जिसको हिंदी में क्षण भंगुर कह सकते हैं। तो इस प्रकार का है, तो जीवन है, ये सुंदरता है, ये सब क्षण भंगुर है, यानी कि कुछ समय रहती है उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। इसमें पोइट ये भी कहते हैं कीट्स डिस्प्ले द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। कीट्स इस पोएम में, जॉन कीट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं, यानी कि यहाँ पे दर्शाते क्या है पोएम में कि जो लाइफ और ब्यूटी है इनका फ्लीटिंग नेचर है, यानी कि ये कुछ समय बाद फेड हो जाते हैं, ये समाप्त होने वाली चीजें हैं। ही लेमेंट्स ऑन दी इम्फेमेरल जॉयस। इम्फेमेरल जॉयस का मतलब है कि शॉर्ट टाइम्ड वर्ल्डली जॉयस जो होते हैं, यानी कि जो संसार में जितने भी हमें सुख प्राप्त होते हैं या जो हमें लगते हैं वो सब बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत छोटे पीरियड के लिए वो चीजें होती हैं, वो खुशियां मिलती हैं, उनका कोई बहुत लंबे समय तक वो रहती नहीं है। इसके बारे में पोइट कहते हैं कि इट फेड्स अवे टू क्विकली। और ये सब चीजें जो है, जो भी जॉय है, दिस वर्ल्डली जॉय, दिस शॉर्ट लिव्ड वर्ल्डली जॉय, जो बहुत कम समय के लिए इस धरती पे देखी जाती है, इस वर्ल्ड में देखी जाती है, ऐसी खुशियां जो है बहुत जल्दी ही समाप्त भी हो जाती हैं। John Keats also says that the song of the nightingale is an immortal song, according to the poet। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोइट के अनुसार जो सॉन्ग है नाइटिंगेल का, उसको उन्होंने इमॉर्टल सॉन्ग का है। इमॉर्टल, IMMORTAL, मॉर्टल, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब है अमर गीत, यानी कि जो वो नाइटिंगेल जो गाना गा रही है वो एक अमर गीत है। अमर गीत क्यों कह रहे हैं वो, कि ये जो है
It is the symbol of enduring beauty. It is the symbol of never fading beauty. ऐसी सुंदरता है, ऐसा वो गीत में, ऐसा that youthfulness है, या ऐसी ब्यूटी है that will last forever, जो हमेशा 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 रहेगी। ये मीनिंग में पोइट ने कहा है। और पोइट इसलिए यहाँ भी पोएम में भी आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल दैट इट इज हर्ड थ्रू एजेस एंड शैल बी हर्ड। ये जो गीत है, नाइटिंगेल का गीत है, ये पीढ़ियों से मतलब कई युगों से यह गीत सुना जा रहा है, या कई युग बीत गए हैं, उन लोगों ने भी ये गीत सुना था जो हमसे बहुत पहले हो चुके हैं, और ये गीत वो आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी जो हमसे बहुत बाद में भी जन्म लेके इस धरती पर आएंगी। तो दैट इज वाई मतलब दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। ये आप इसमें लिख लीजिए। 24th क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल एंड मिस मैकेंजी बिकेम फ्रेंड्स? मिस मैकेंजी और अनिल की कैसे दोस्ती हुई, इसके बारे में हम इसको शॉर्ट में, ऐसे तो लॉन्ग आंसर इसमें भी, लेकिन आप इसको इसमें आपको बता देता हूँ। मिस मैकेंजी और अनिल की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में ये लिखा गया है कि वन डे मिस मैकेंजी हु वाज पॉटरिंग अराउंड इन हर गार्डन, एक दिन मिस मैकेंजी अपने गार्डन में वॉक कर रही, ठीक है, वॉक कर रही थी। शी सॉ अ स्कूल बॉय, स्कूल बॉय वर्ड हमने यूज किया है कि वो बच्चा जो है स्कूल की ड्रेस में, इसलिए उसने मिस मैकेंजी ने उसको स्कूल बॉय को देखा, यानी कि एक बच्चे को देखा जो स्कूल ड्रेस में, और शी सॉ हर प्लकिंग फ्लावर्स ऑन द स्लोप अबाउट हर कॉटेज। उनका जो कॉटेज है, यानी कि मिस मैकेंजी का जो घर है, मलबरी लॉज जिसका नाम है, उसके पास के एरिया में वो देखती है कि एक लड़का है, स्कूल बॉय है, कोई स्कूल की ड्रेस में कोई बच्चा है, वो वहां पे स्लोप में क्या कर रहा है, वाइल्ड फ्लावर्स तोड़ रहा है, कुछ जंगली फूल लगे हैं वहां पे, उनको वो प्लक कर रहा है, यानी कि तोड़ रहा है। तो मिस मैकेंजी जो है उसके ऊपर चिल्लाती है या उसको बुलाती है, समझ लीजिए, उससे पूछती है। तो मिस मैकेंजी कॉल्ड अपॉन हिम, जैसी मिस मैकेंजी उसकी तरफ बोलती है तो उसको क्या होता है कि इससे उसका एकदम ध्यान आ जाता है, उसको लगता है कि वो कहीं कुछ चोरी कर रहा है, उसको किसी ने देख लिया है। सो ही ट्राइज टू रन अप, हियरिंग अ वॉइस he tried to run away but he slipped upon the pine needles। pine मतलब है चीड़, needles मतलब है जो उसके घास, उसमें जो पत्ते होते हैं, जो कांटेदार पत्ते होते हैं पाइन के ट्री में, चीड़ के पेड़ में, तो वो चीड़ जिसको हम पिरूल कहते हैं, तो उस पिरूल के ऊपर वो जब दौड़ने की कोशिश करता है स्लोप में, पहाड़ की तरफ को, ऊपर की तरफ को, तो वो क्या करता है, उस स्लोप पाइन नीडल्स के ऊपर स्लिप कर जाता है, यानी स्लिथर डाउन, और वो फिसलता हुआ या गिरता हुआ, रगड़ता हुआ नीचे आ जाता है, और नीचे आके वो मिस मैकेंजी के गार्डन में पहुंच जाता है, एंड ही हैपन टू कम इन फ्रंट ऑफ हर, और इस प्रकार से वो मिस मैकेंजी के सामने आ जाता है। देन मिस मैकेंजी आस्क्ड हिम फ्यू क्वेश्चंस, मिस मैकेंजी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ पढ़ते हो, माता पिता क्या हैं, जो भी कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं। एंड देन शी केम टू नो दैट ही वांटेड टू बी अ बॉटनिस्ट, और इस प्रकार से उन्हें पता लगता है कि अनिल जो है वो एक बॉटनिस्ट बनना चाहता है। वो अपना नाम अनिल बताता है, और वो बताता है कि वो एक बॉटनिस्ट बनना चाहता है। एंड इन दिस वे, because they both had love for plants, flowers, or what we can say, towards nature. They had love towards nature. So this common thing, this common love for nature made them friends. तो इस प्रकार से हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 25th क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द पॉइंट्स विच आर हेल्पफुल टू कल्टीवेट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का कोई टॉपिक हमारे यहाँ सीधा नहीं है, लेकिन इसको बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ा है, लिसनिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन पढ़ा है, एंड ह्यूमर इन कम्युनिकेशन पढ़ा है। हम इन टॉपिक्स को इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन लिखना है तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आप एक अच्छी कल्टीवेट गुड हैबिट्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो आप वो क्या काम करेंगे
या वो कौन से पॉइंट्स हैं जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम इसमें ये चीज ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट बता देता हूँ। आप उस प्रकार से आप लिखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आने पे। एक है कि आप सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए पहला पॉइंट ये है कि योर लैंग्वेज मस्ट बी गुड, इजी, अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब बोलने का सलीका सही होना चाहिए, है ना। आप इज्जत से बात करेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, सभ्य होकर बात करेंगे, तो ये जो है ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। इससे दूसरा व्यक्ति भी आपसे उसी प्रकार उसी टोन में, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो यू मस्ट बी गुड, you must be easy, you must use easy language, you must use appropriate language, जो सही शब्द इस्तेमाल करने हैं वही याद है, and proper language। तो first point is that, okay। second point में आप लिखेंगे you must try to overcome barriers to communication। अगर आपको लगता है कि आप स्पीकर के रूप में या आप रिसीवर के रूप में क्या होते हैं, कुछ बैरियर्स है कम्युनिकेशन में, तो आप क्या करेंगे, आप उनको ओवरकम करने की कोशिश पूरी करेंगे। जितना आप बेहतर अपने आप को बनाएंगे तो आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू कल्टीवेट गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। उसके सिवा जो फिजिकल बैरियर्स है, जहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है, आप वहां से थोड़ा हट के बात करेंगे तो आपको डिस्कशन या जो भी है, यू मस्ट बी एबल टू टॉक टू वन अनदर, यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। इसके सिवा है डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। हम लिसनिंग स्किल्स भी पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे जो दिक्कतें आती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो आती है लिसनिंग के कारण। कई लोग लिसन जो है प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, और दे आर नॉट रेडी टू लिसन प्रॉपरली। तो ये सब चीजें जो है, वी मस्ट डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। अगर हम में वो चीज की कमी है, लिसनिंग स्किल में कोई दिक्कत है, तो वी मस्ट ट्राई टू ओवरकम दैट। ठीक है, हमें वो रिमूव करनी चाहिए। इसके सिवा इसमें आप लिख सकते हैं ह्यूमर। ह्यूमर should be added in a good, should be a part of a good communication. So you must be able, you must have sense of humor, must have a good sense of humor. That is also helpful in cultivating good communication skill. इसके सिवा you must be attention giving। भाई आप ध्यान से सुने, you should use proper body language या good ठीक है related body language। You should be patient enough to hear someone, to listen someone। okay। तो ये भी उसका एक कारण है कि पेशेंस होना चाहिए, आप अटेंशन सीकिंग ही नहीं होनी चाहिए, आप अटेंशन गिविंग भी होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यू मस्ट टेक एंड गिव फीडबैक्स। अगर आप फीडबैक देते हैं और लेते हैं तो इट मींस गुड कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज अ साइन ऑफ और अ सिंबल ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो हमारा ये हो गया सेक्शन सी के जो है 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो 7th क्वेश्चन है, इसमें एक यू हैव टू रीड अ पैसेज एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें एक पैराग्राफ आता है आपके पास, लाइक एन अनसीन पैसेज, जो आपके बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके कोर्स का पार्ट है। तो इसमें एक आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। रेगुलर एक्सरसाइज essential for maintaining good health, it can help to reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, stroke and diabetes। ये जो लिखा हुआ है इसमें, exercise can also help you manage your weight, improve your mood and boost your energy levels। To achieve these benefits, it's recommended to engage in at least 150 minutes of moderate intensity exercise per week। Examples are brisk walking, cycling or swimming। Exercise can also be beneficial for older adults as it can help to maintain muscle mass and balance। Overall, regular exercise is an important aspect of a healthy lifestyle। तो आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। इस पे आप यहाँ पे आपको जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनके आप मीनिंग में निकाल लीजिए। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन एंड इट्स इवन ये नॉलेजेबल भी है, क्योंकि एक्सेस के बारे में इसमें लिखा गया है। तो सही है, ये रिसर्च, आजकल की जो रिसर्च है उसके हिसाब से बिल्कुल यही चल रहा है।
और इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और फॉर एवरी करेक्ट आंसर, देखिए इसके आंसर्स जो होते हैं इसी में होते हैं। जो हमने अनसीन पैसेज देखा है, जो इससे पहले पैसेज देखा है, और इसके आंसर्स अगर आप हर एक आंसर अगर आप सही लिख देते हैं और नियर बाय लिख देते हैं तो जनरली टीचर्स आपको 5 मार्क्स अवार्ड कर देते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड होता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड thank you so much. Hope you will do good in your exams. Thank you so much.